हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स गैलेक्सी। आज की इस इंटरेक्शन सेशन में हमारे साथ जुड़ा है मेरा एक स्टूडेंट जो है कि अमित प्रधान। उसका पिछले बार बार के एग्जाम में जो रिटन एग्जाम होता है उसमें सिलेक्शन हुआ था और इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आज की सेशन में उसका जो प्रिपरेशन टिप्स था या जो उसने स्ट्रेटेजी बनाया था एग्जाम के लिए और इंटरव्यू सेशन में कैसे किया था इंटरव्यू और इसमें क्या-क्या क्वेश्चन पूछा गया था और उससे हम लोग जानेंगे कि उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? उसको क्या-क्या गलत लगा कि इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ? और पहला जो है कि अमित, तुम्हारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो पहले बताइए। Hello, sir. हाँ, Hello, everyone. I am Amit Pradhan from West Bengal. I completed my BSc from Calcutta University, and then I completed my masters from Ramakrishna Mission Residential College, Narendrpur. And then after completing masters, actually preparation start किए थे CSI and नेट गेट और जेस्ट बार के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे और I would like to thank you, Sato sir and Physics Galaxy, for giving me this opportunity to share the experience, to share the bar interview experience to everyone. So thank you, sir. ओके। और आपका एमएससी कौन-सा साल में कंप्लीट हुआ है? सर 2022 में मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ है। अच्छा, इस बार नेट भी आपने अटेंड किया है। नेट कैसे गया है? सर अच्छा गया है वो 85 84 और 85 लगभग आ रहा है मेरा मार्क्स। तो ठीक है। कट ऑफ और अभी नहीं है। हाँ, तो देखते हैं कट ऑफ कितना होता है। हाँ, सर। और तुम्हारा घर कहाँ पे है? सर प्रॉपर कोलकाता में नहीं है वो काकद्वीप अच्छा, एक नोएडिया में ना? हाँ। अच्छा। और घर में कौन-कौन है? सर मेरा माँ है और मेरा मम्मी है, पापा है और हम हैं और कोई नहीं है। अच्छा, मैंने तुम्हारे साथ लगभग 1 साल से ज़्यादा तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ और तुम्हारा जो बैकग्राउंड है वो तो बहुत अ, इतना अच्छा नहीं है फाइनेंशियल। तो और तुम्हारा जो स्ट्रगल है वो थोड़ा काफ़ी जो लोग आगे भी प्रिपरेशन लेंगे तो उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक जर्नी है तुम्हारा। अभी तक जितने भी आपने एग्ज़ाम अटेंड किया है तो और आपने जो अभी तक भी ट्राई कर रहे हो, तो हमारी तरफ से बहुत ही आगे भी जो एग्ज़ाम आएगा उसके लिए और भी अच्छा करेंगे और इस बार भी तो मार्क आपको देना है और अच्छे से सिलेक्शन भी करना है, ठीक है? यस सर। अच्छा तो हाँ, बोलो। एक्चुअली सर अ, सर एक्चुअली हम बहुत बड़ा रिच फैमिली से नहीं बिलॉन्ग करते हैं, हम एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और आप जब मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करेंगे तो ये स्टडी स्टडी के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता ही है। और बचपन से ही हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ड्रीम अचीव करने के लिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है और स्ट्रगल फाइन, जो ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा। तो दैट इज़ फाइन। ओके। और तुम्हारा जो प्रिपरेशन जो टिप्स है कि आपने बार एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन हुआ था उसमें अगले बार जो रिटन एग्ज़ाम में, उसके लिए आपने कैसे तैयारी किए थे? सर एक्चुअली मैं एमएससी के बाद हम जो एमएससी के बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे और उसके बाद हम जो फिजिक्स गैलेक्सी का क्लास अटेंड किए थे और वो क्लास से हम नोट बनाए थे और अ, उसका जो साहब का जो नोट था वो नोट और हम अलग से हम नहीं कुछ किए, बाहर के लिए तो आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। वो जो आपका जो नोट है वो नोट आपको अच्छे से करना है और एग्ज़ाम से पहले 10 डेज़ पहले आपको जस्ट एक शॉर्ट नोट्स बनाना है और वो शॉर्ट नोट्स पे आपका जस्ट फ़ॉर्मूला रहेगा। बार के एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए वही अ, सफिशिएंट है। वो एक शॉर्ट नोट चाहिए और आपको जो करना चाहिए वो एक्चुअली वो जो अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए तो आपका जो मॉक टेस्ट है वो हम अटेम्प्ट किए थे, बहुत सारा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। तो मॉक टेस्ट से मेरा प्रिपरेशन हुआ था और उससे मेरा सिलेक्शन हुआ था।
अच्छा, तो आपने कितना न क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एग्ज़ाम में? मैं लगभग 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे अच्छा, और मेरा 60 क्वेश्चन 55 और 55 टू 60 ये राइट हुए थे और जो नेगेटिव नेगेटिव भी हुआ था मेरा 171 मार्क्स आया था। अच्छा। और जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते थे या कोई कौन-कौन एग्ज़ाम का क्वेश्चन लगाते थे? सर कुछ जो बीआरसी का लेवल है वो एक्चुअली लगभग गेट का लेवल ही है और वो बहुत बार ऐसा हुआ है कि गेट का जो पीवाईक्यू है उसको छाप दिया है। दैट्स व्हाई हम गेट का जो पीवाईक्यू है वो बहुत अच्छे से फॉलो किए और गेट का ही पीवाईक्यू मोस्टली फॉलो किए। नेट का बहुत सारा नहीं किए, गेट का ही पीवाईक्यू अच्छे से किए थे। अच्छा, जैम का भी तो कुछ कोई-कोई क्वेश्चन आ जाता है। जैम हाँ सर, या सर जैम का सीयूईटी भी का? आता था, लेकिन उस टाइम हम सब सिर्फ गेट ही किए थे। अ, जैम नहीं किए। अच्छा, तो आपका जो शॉर्ट नोट जो बनाए थे उसमें क्या था कि पूरा टॉपिक का जितना शॉर्ट फ़ॉर्मूला होता है या कुछ या उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कैसे मतलब वो कैसे बनाए थे? सर एक्चुअली जो आप जो कर रहे थे क्लास में वो तो बहुत अ, हम उसको तो फ़ॉलो किए और उसको तो हम लिख लिख लिए कि जो कॉन्सेप्ट था इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था और डेरिवेशन भी था और कुछ क्वेश्चन भी था उसके साथ। और जब हम 10-15 डेज़ रह गए थे एग्ज़ाम के पहले, उसमें हम सिर्फ़ 3 और 4 पेज का नोट बनाए, उसमें सिर्फ़ फ़ॉर्मूला थे। जस्ट ईएफडी और जो क्वांटम मैकेनिक्स और कुछ सब्जेक्ट जो है उसका सिर्फ फ़ॉर्मूला हम लिखे थे। बिकॉज़ बाहर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें मोस्टली फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। दैट्स व्हाई हम सिर्फ फ़ॉर्मूला लिखे थे और 3-4 पेज से सिर्फ फ़ॉर्मूला लिखे थे और उसको हम रिवाइज़ करके किए थे पहले। मॉक टेस्ट पे आपका नंबर कितना आ रहा था? मतलब मॉक टेस्ट पे जो लास्ट जो एग्ज़ाम हो रहा था कुछ, नंबर अच्छा सर आता था ना? हाँ सर, मॉक टेस्ट में मेरा लगभग एवरेज 170-175 मार्क्स आ जाता था। तो मॉक टेस्ट बहुत अच्छा चीज़ है, मॉक टेस्ट में आपका बहुत सारा मॉक टेस्ट देना चाहिए बिकॉज़ मॉक टेस्ट में आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो जाता है। दैट्स व्हाई मॉक टेस्ट आर वेरी, वेरी इंपोर्टेंट फॉर मी। अच्छा। और जो है आपका क्यों लगा कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ है? तो ठीक है, तो फेलियर है, ऐसा नहीं है कि अगली बार नहीं होगा, तो फेलियर होने से सक्सेस आ जाता है, ठीक है? तो आ जी, जाएगा और भी आगे और भी अच्छा अचीवमेंट आपको करना है। तो आपका इंटरव्यू जो सेशन था अ, उसमें आपको क्यों लगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है कि उन लोगों का तो मतलब गलती हम लोग नहीं देखते, हम लोग देखेंगे कि आपका कुछ गलती था ही, ठीक है? तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों नहीं हुआ? सर एक्चुअली मेरा जो मैं इंटरव्यू के बाद तो मुझे लग रहा था कि हो जाएगा लेकिन कुछ गलती तो थे, कुछ फॉल्ट थे एक्चुअली। तो पर्सनली मुझे लगा कि सर जो कुछ बार ऐसा हुआ था कि वो लोग जो प्रोफ़ेसर्स बैठे थे, वो पैनल मेंबर्स थे, प्रोफ़ेसर्स थे, उन्होंने मेरे को बोला कि अमित ये चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जस्ट टू द पॉइंट आंसर दीजिए। तो हम एक्चुअली क्या कर रहे थे कि कोई ग्राफ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ मेरे को प्लॉट करने के बोला था, तो हम उस ग्राफ को प्लॉट तो किए थे, लेकिन हम एक्सप्लेन भी कर रहे थे साथ-साथ। और जो लो टेम्परेचर पे ये डिपेंडेंसी है, हाई टेम्परेचर पे ये डिपेंडेंसी है, क्यों आता है लो टेम्परेचर पे ये डिपेंडेंसी, हाई टेम्परेचर पे क्यों आता है। तो ये उनको एक्स्ट्रा शायद लगा था और वो बार-बार बोल रहे थे। कुछ बार ऐसा हुआ, वो बोल रहे थे बार-बार अ, अभी ये चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ प्लॉट कीजिए। तो ये मुझे पर्सनली लगा कि जो टू द पॉइंट होना चाहिए था मुझे और जस्ट प्लॉट ही करना चाहिए आपको। अगर आप वो पूछेंगे आपको कि ये डिपेंडेंसी कहाँ से आया तो आपको बोलना चाहिए लेकिन पहले से ये बोलना नहीं चाहिए और हम तो और ऑब्वियसली बहुत सारा 50% 75% क्वेश्चन शायद हम बोले थे और 25% क्वेश्चन को आंसर ही नहीं दे पाए थे और अच्छा, उन्होंने ये चीज़ बोला मुझे कि आप ट्राई कीजिए, अब तो ट्राई तो कीजिए आप, अब सोचिए, लेकिन हम उस टाइम सोच भी नहीं पा रहे थे। दैट्स व्हाई ये भी मेरा फॉल्ट है कि ट्राई करना चाहिए मतलब नो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा तो मतलब
ये प्रिपरेशन जो मतलब थी एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं, उसके साथ इसी टाइम से इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इंटरव्यू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस सर। अच्छा, सर इंटरव्यू के लिए सर हम प्रिपरेशन जो किए थे वो माने वो क्लियर करने के बाद वो जो थ्योरी है वो क्लियर करने के बाद अ, हम जब ये जाने थे कि मेरा इंटर सिलेक्शन हो गया थ्योरी में, तो हम आपका मॉक सेशन अटेम्प्ट किए थे और वो मॉक सेशन में एक्चुअली आपका जो अ, नॉलेज है वो भी आपको पता चलता है कि क्या आपका नॉलेज है और कॉन्सेप्चुअल डेप्थ आपको पता चलता है और जो बोलने का तरीका भी है, वो भी आपको पता चलता है मॉक इंटरव्यू में। तो मॉक इंटरव्यू जो सेशन है उसमें जुड़े थे, तो उसमें मेरा प्रिपरेशन हुआ था, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किए थे। ठीक है, इस बार हम लोग और भी अच्छा ट्राई करेंगे। तो आप तुम्हारा जो इंटरव्यू है हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चन याद है या आप कैसे रिस्पॉन्स किए थे? उसका थोड़ा डिस्कस करिए। यस सर। सर मुझे पहले तो हम इंटरव्यू रूम में इंटर करने के बाद उन्होंने मेरे को पूछा कि अमित हम उनको बोले कि सर मैम वो 5 मेंबर थे, 5 फिजिसिस्ट थे उसमें 2 मैम थे और 3 सर थे। तो मुझे जो पूछा कि आप कहाँ से हो? तो हम बोला कि हम वेस्ट बंगाल से हैं। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को कहाँ से एमएससी की है और एमएससी किस साल में मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ है, ये पूछा। उसके बाद उन्होंने एक मैम मुझे पूछा कि आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट बताओ। तो हम फ़ेवरेट सब्जेक्ट बताए मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट पहले हम क्वांटम मैकेनिक्स बताए थे, उसके बाद कंडेंस्ड मैटर फिज़िक्स थे, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स थे, थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स थे, ये 4 बताए थे हम। और तो पहली बार पहले तो सॉलिड स्टेट से स्टार्ट हुआ। एक सर बोला कि ठीक है सॉलिड स्टेट से कंडेंस्ड मैटर से स्टार्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि व्हाट डू यू नीड बैंड थ्योरी? पहला क्वेश्चन ये था। तो बैंड थ्योरी ज़रूरत क्यों पड़ते हैं? तो हम समरफील्ड थ्योरी से उसको एक्सप्लेन किए। उसके बाद क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ ब्लॉक्स थ्योरम? तो जो ब्लॉक्स थ्योरम था उसको हम एक्सप्लेन किए कि जो अ, पार्टी अगर पीरियोडिक पोटेंशियल पे एक पार्टिकल मूव करता है तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन हम जब लिखते हैं उसका सॉल्यूशन जो है उसको 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 ब्लॉक्स थ्योरम बोलते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि ब्लॉक्स थ्योरम का इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लाई क्या करते हैं? तो ब्लॉक्स थ्योरम से ये निकाल के आ जाता है कि जो लैटिस का जो ट्रांसलेशनल सिमेट्री है, वो सिमेट्री पोजेस करते हैं लैटिस। दैट्स व्हाई हम ये बोले कि ब्लॉक्स थ्योरम का ये एक्चुअली इम्प्लीकेशन है। और उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि जो सेमीकंडक्टर है, मेटल है, इंसुलेटर है, इसको कैसे डिफरेंस करें? तो हम ये भी आंसर दिए थे। उसके बाद रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला था और हम बहुत सारा एक्स्ट्रा कर दिए थे उसमें ग्राफ तो हम प्लॉट किए लेकिन ग्राफ प्लॉट करने के बाद भी हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिए थे कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी होगा, ये होगा, वो होगा। तो उन्होंने बोला था कि नहीं मोहित आप सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कीजिए। आप हम जब पूछेंगे तब आप एक्सप्लेन करना कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसे आता है। तो उसमें से मेरा गलती हुआ। उसके बाद सॉलिड का मेरा लास्ट क्वेश्चन था। पूछा था कि एक बोला था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक एग्ज़ाम्पल दीजिए। हम बोले थे कि जर्मेनियम तो उसका बोला कि उसका जो बैंड गैप है वो क्या है? हम बोले कि सर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उन्होंने बोला कि मान लो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और वो जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन। तो उसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर है उस टेम्परेचर पे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे? तो हम बोले कि सर इलेक्ट्रॉन जो है वो आप सब जानते होंगे कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट करते हैं, कंडक्टिविटी फाइनाइट है। दैट्स व्हाई कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे। तो उसके वो बोलने के बाद वो शायद मुझे पूछा कि ठीक है, आप टेम्परेचर जो 300 केल्विन है, वो लेके आप केवीटी कैलकुलेट कीजिए। हम केवीटी कैलकुलेट किए। केवीटी कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने बोला कि कितना आ रहा है? तो मेरा 0.27 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि जर्मेनियम का जो बैंड गैप है, वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपका जो केवीटी है, वो 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन जाएँगे वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड कैसे इलेक्ट्रॉन जाएँगे? जो थर्मल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एब्ज़ॉर्ब कर रहा है वो बहुत कम है, बहुत कम है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन कैसे जाएँगे वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड? अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ़ थर्मल एनर्जी जो वो है वो एब्ज़ॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जा सकते।
कुछ तो हो रहा है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर रहा है और दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो हम ये नहीं बोल पाए उस टाइम, वो क्लिक नहीं हुआ। तो वो बाद में मेरे को पता चला कि वो एक्चुअली लैटिस वाइब्रेशन से है। तो सॉलिड खत्म होने के बाद एक सर थे, वो बंगाल से बिलॉन्ग करते थे। उसको वो मुझे पूछा कि क्वांटम स्टार्ट करते हैं। क्वांटम का मेरा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि बॉक्स का पोटेंशियल लिखिए, बॉक्स पोटेंशियल का एनर्जी लिखिए, तो हम एनर्जी लिखे और उसके बाद उन्होंने पूछा कि ठीक है, जो बॉक्स पोटेंशियल है, बॉक्स पोटेंशियल पे सोचो कि एक बॉक्स पोटेंशियल पे एक क्लासिकल पार्टिकल है और क्लासिकल पार्टिकल शायद मूव कर रहा है एक वेलोसिटी पे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है। तो अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्लासिकली क्लासिकली आप कैलकुलेट कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू? तो हम बोले कि सर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो हम x इक्वल टू vt लिख के और x स्क्वायर का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है टाइम एवरेज ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो ये जो क्वांटम मैकेनिक के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? मैंने बोला कि हाँ सर, कैलकुलेट कर सकते हैं। वो बोला कि ठीक है, तो बोलो कि क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट और क्लासिकल मैकेनिकल रिजल्ट, वो जो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैच कहाँ करेंगे? तो हम बोले कि सर n को आप जब इन टेंड्स टू इंफिनिटी कर देंगे, हाई क्वांटम नंबर, तो मैच कर जाएँगे। तो उन्होंने बोला कि इसका कोई नाम है, कोई प्रिंसिपल है इसको, क्या बोला जाता है इसको? तो हम बोले कि सर बोर कॉरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि जो बॉक्स पोटेंशियल का जो लेंथ है, उसको हम बढ़ाएँगे, सडनली बढ़ाएँगे और हम जो है वो सडनली बढ़ाएँगे और वेरी स्लोली बढ़ाएँगे। तो ये 2 सिचुएशन है। तो ये 2 सिचुएशन में एनर्जी कैसे वैरी करेंगे? तो ये हम बोला कि एडियाबैटिक अप्रोक्सिमेशन है, ये ऊपर पे हम एक्सप्लेन किए थे, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए उस टाइम। किए थे और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि एक रिजिड रोटर चलो एक पार्टिकल है जो एक्चुअली स्फीयर का सरफेस पे मूव कर रहे हैं। तो उसका हैमिल्टनियन लिखिए। तो हम वो रिजिड रोटर का हैमिल्टनियन था वो लिखे, उसके बाद उन्होंने पूछा कि श्रोडिंगर इक्वेशन लिखिए, उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप क्या बाउंड्री कंडीशन लेंगे? बाउंड्री कंडीशन तो आपको लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, तो बाउंड्री कंडीशन क्या लेंगे? तो हमने बोला कि सर वो जो पीओडी बाउंड्री कंडीशन है, साई ऑफ थीटा प्लस 2 पाई इक्वल टू साई ऑफ थीटा, वो लेंगे। तो उन्होंने तुरंत बोला कि क्यों ये पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन आप क्यों इंसर्ट कर रहे हैं? हम बोले कि सर एक्चुअली जो सर्किल है उसमें और जो सर्किल और स्फीयर है, उसका थीटा प्लस 2 पाई और थीटा एक ही पॉइंट है और वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड। दैट्स व्हाई वी नीड टू अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर बाउंड्री कंडीशन, साई ऑफ थीटा प्लस 2 पाई इक्वल टू साई ऑफ थीटा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो क्वांटम का पूछा था वो एलएचओ का था। वो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर से पूछा था। उन्होंने बोला कि आप हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन लिखिए, हम लिखे। उसके बाद उन्होंने बोला कि सोचो कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है और बाँस में है और वो बाँस में हार्मोनिक ऑसिलेटर है और बाँस एक एक्सेलरेट कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से और इसको आप क्लासिकली डील किए हैं और टाइम पीरियड वगैरह वगैरह ये सब निकाले हैं आप। लेकिन चलो आप कुछ नहीं करते हैं, उसको आप क्वांटम मैकेनिकली डील करना चाहते हैं आप। तो कैसे हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे? श्रोडिंगर इक्वेशन तो वो नहीं होगा, जो पहले आप जानते हैं पोटेंशियल पे, वो श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं होगा, तो कुछ चेंज होगा श्रोडिंगर इक्वेशन पे। आप बोल सकते हो क्या चेंज होगा? तो उन्होंने ये पूछा, तो मेरे को उस टाइम तो स्ट्राइक नहीं किया, तो बोल नहीं पाए वो। तो बाद में पता चला कि उसमें एक मोमेंटम का टर्म आएगा आई प्लस डी साई बाई डी एक्स, लेकिन उस टाइम तो हम आंसर नहीं दे पाए थे। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा कि लैम्ब्डा एक्स टर्म ऐड कर दिया, वो जो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल पे क्या चेंज होगा एनर्जी का? तो हम बोले कि सर एनर्जी का चेंज होगा, एनर्जी में एक कांस्टेंट फैक्टर ऐड हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि जो टाइम पीरियड और जो अ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? हम बोला कि सर उसमें क्या इफेक्ट नहीं पड़ेंगे, सिर्फ आपका जो लैम्ब्डा एक्स टर्म है उसको आप अगर ऐड करेंगे तो उसमें कोई जो पीरियड है और जो टाइम पीरियड और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। सिर्फ वो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा और एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा। सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी और सेम टाइम पीरियड से ऑसिलेट करेंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप वेव फंक्शन लिख सकते हो? ये लैम्ब्डा एक्स पोटेंशियल को अगर हम ऐड कर देंगे उसके बाद ये वेव फंक्शन का कैसे सॉल्यूशन क्या होगा? अगर सोचो कि ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन था, हार्मोनिक ऑसिलेटर कुछ ग्राउंड स्टेट पे था। अब अगर हम ग्राउंड स्टेट पे अगर लैम्ब्डा एक्स टर्म को ऐड कर दिए तो वेव फंक्शन क्या होगा? तो हम उस टाइम यही बोले थे कि ये जो
जो लैम्ब्डा एक्स टर्म ऐड करने के बाद एक्चुअली ये ट्रांसलेशन हो रहा है, तो ट्रांसलेशन में जब बेसिस ट्रांसफ़ॉर्म करता है वो ई टू द पावर आई के एक्स एक टर्म ई टू द पावर आई के एक्स एक टर्म जो सॉल्यूशन है उसके आगे बैठते हैं। तो एक्चुअली यही होगा कि ई टू द पावर आई के एक्स जो टर्म है वो बैठेंगे आगे। तो उन्होंने बोला कि ये जो आप बोल रहे हो ये श्रोडिंगर इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा? तो हम उस टाइम बोले थे कि सर सैटिस्फाई कर जाएगा। उन्होंने कुछ नहीं बोला। हम वो एक्चुअली राइट है, वो सैटिस्फाई कर जाएगा सॉल्यूशन। उसके बाद वो खत्म हो गया, उसके बाद एक सर जो है ये क्या है मेरे को बोला कि बोलो कि जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है, मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखो। मीडियम जो फ्री स्पेस वैक्यूम है, उसमें मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखिए। हम मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखे, उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप प्रूव कर सकते हैं कि जो फ्री स्पेस में मैक्सवेल्स इक्वेशन है, उसमें से हम प्रूव करोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो प्रोपगेशन वेक्टर है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हम प्लेन वेव का इक्वेशन लेके वो प्रूव किया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि सोचो कि ये वैक्यूम नहीं है, तो कुछ चार्ज है, कुछ करंट है, कॉन्फ़िगरेशन है और आप बोलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो प्रोपगेशन वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर होगा? तो हम बोले कि सर ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक ट्रांसवर्स फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर होगा। वो तो तब वो बोला कि होगा तो सही है, लेकिन के डॉट ई और के डॉट बी जो 0 आ रहा था वैक्यूम में, वो अब 0 नहीं आएगा। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये होगा? प्रूव करके आप दिखाइए। तो हम प्रूव नहीं कर पाए उस टाइम। हम बोले कि सर ये प्रूव नहीं हम कर पाएँगे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप ट्राई तो कीजिए, आप ट्राई कीजिए, के डॉट ई निकालिए, के डॉट बी निकालिए और उसके बाद हम मैक्सवेल इक्वेशन से पुट करके ट्राई कीजिए। तो हम ट्राई नहीं किए, ये बहुत अ, एक अच्छा नहीं हुआ, तो अब ट्राई करना चाहिए था उस टाइम। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि जो एक करंट है, करंट कॉन्फ़िगरेशन है, चार्ज है, जनरल करंट और चार्ज है, कोई मीडियम-वीडियम नहीं है। फिर वे चार्ज जो है, करंट है, तो मैक्सवेल्स इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? अ, अप्रोच बताओ। तो हम बोले कि सर जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको हम वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल पे डिकम्पोज़ कर देंगे और उसके बाद हम जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है, उसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल। उसके बाद हम गेज चूज़ करके लोरेंट्ज़ गेज में हम लिख देंगे इक्वेशन, वो वही इक्वेशन आ जाएगा। तब उसके बाद वो वेव इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे हम। तो उन्होंने बोला कि गेज क्या है? तो हम उनको बोले कि गेज में बहुत सारा क्वेश्चन पूछे, कूलम्ब गेज, लोरेंट्ज़ गेज ये सब क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद मेरा ईएमटी का लास्ट क्वेश्चन था, जो एक क्वेश्चन था कि एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके सामने एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? तो हम ये बोले कि जो ग्राउंड है उसमें से q प्राइम इक्वल टू माइनस क्यू आर बाई डी, ये चार्ज सप्लाई हो जाएगा ग्राउंड से और वो एक कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, एक से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो होगा। तो उसको हम निकालने गए थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कीजिए। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते मिस्टेक कर दिए थे कुछ तो उन्होंने बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो सर मैडम जो पैनलिस्ट मेंबर है, उन्होंने मेरे को ये बोला कि आपका ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो वो कॉन्स्टेंटली आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे, वो बहुत बहुत अच्छा है। कॉन्स्टेंटली आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे और वो बोलते रहेंगे कि आपका कोई गलती कहाँ गलती हुआ है, वो आपको बोलते रहेंगे। तो हम वहाँ पे कुछ गलती किए थे। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि सोचो कि ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर जो बोला है, ये ग्राउंडेड नहीं है। ये कंडक्टिंग जस्ट एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है। तो आप क्या करेंगे? आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे कैसे? आप हम बोले कि सर एक एक्स्ट्रा चार्ज आएगा जो बिकॉज़ ऑफ वो ग्राउंडेड नहीं है, तो एक्चुअली जो टोटल चार्ज है वो 0 ही रहेगा। उसके लिए एक एक्स्ट्रा क्यू प्राइम जो इमेज चार्ज है वो आएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उ उसका भी शायद जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उसको प्लॉट करने के बोला, तो वो हम नहीं प्लॉट कर पाए उस टाइम। और उसके बाद एक मैम पूछा हमको कि आप तो न्यूक्लियर तो नहीं बोले, तो न्यूक्लियर आप कुछ पूछेंगे? तो हम बोले कि सर मैम न्यूक्लियर तो बेसिक पता है, न्यूक्लियर का एडवांस नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बेसिक ही हम आपको पूछेंगे। तो उन्होंने पहला पूछा कि न्यूक्लियर में वो जो न्यूक्लियस क्या है? तो हम बोले कि मैम प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाउंड सिस्टम। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाउंड सिस्टम दैट इज़ करेक्ट। तो उन्होंने बोला कि डाई प्रोटॉन और डाई न्यूट्रॉन क्यों एक्सिस्ट नहीं करता? प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों बाउंड होता है? तो डाई प्रोटॉन और डाई न्यूट्रॉन क्यों नहीं होता है? तो हम उसको वो जो आइसोस्पिन ट्रिपलेट जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, आइसोस्पिन प्रोजेक्शन ऑपरेटर, स्पिन प्रोजेक्शन ऑपरेटर और स्पेस प्रोजेक्शन ऑपरेटर, उसका प्रोडक्ट -1 होता है बाय अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
उसको प्रूव करके दिखाए कि वो नहीं होता है डाइन्यूट्रॉन और डाइन्यूट्रॉन में। दैट्स व्हाई जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता है, दैट्स व्हाई इट डज़न्ट एक्जिस्ट। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक्सप्लेन कीजिए बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी का ड्रॉ कीजिए पहले और उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस न्यूक्लियन का ड्रॉ कीजिए, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो वो कार्व हम ड्रॉ किए थे, उसमें कुछ गलती किए थे और एक्सप्लेन करने के एक्सप्लेन करने के टाइम वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि जो न्यूक्लियर पोटेंशियल है, वो न्यूक्लियर फोर्स से डिराइव हो सकता है क्या? हम बोले कि नहीं सर न्यूक्लियर पोटेंशियल तो डिराइव हो नहीं हो सकता है न्यूक्लियर फोर्स से। बोले क्यों? हम बोले कि सर न्यूक्लियर फोर्सेस पोटेंशियल है, वो एक्चुअली नॉन सेंट्रल इन नेचर है न्यूक्लियर फोर्सेस, तो वो कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है। वो तो तब वो बोले कि इसका कोई प्रूफ है? हम बोले कि सर मैम जो ड्वाइटरन न्यूक्लियस का जो क्वाड्रपल मोमेंट है वो नॉन जीरो है। That's why spherical, not exactly spherical in nature. That's why central potential possesses spherical symmetry. We know that. That's why ये पूरा spherical नहीं होता है तो central potential भी नहीं है, non central in nature. So that's why जो हमारा जो पोटेंशियल है वो कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम बिकॉज़ हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जब होते हैं तो पोटेंशियल को फोर्सेस से डिराइव होता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि सोचो कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो अगर स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियर फोर्सेस तो स्ट्रॉन्ग है और शॉर्ट रेंज है। तो आप सोचो कि न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक है और न्यूक्लियर जो फोर्सेस है वो एक्चुअली शॉर्ट रेंज भी नहीं है। तो वो हाई रेंज का फोर्स है। तो बाइंडिंग एनर्जी कार में चेंज किया होगा। तो हम उस टाइम ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए और उसके बाद उन्होंने सेल मॉडल से कुछ क्वेश्चन पूछा, सेल मॉडल मेरा अच्छे से सेल मॉडल में नहीं क्वेश्चन का हम आंसर दिए थे, पहला 1-2 क्वेश्चन उसके बाद हम नहीं दे पाए, उसके बाद हम बोले कि मैम हम नहीं उन्होंने बोला ठीक है, कोई कोई बात नहीं, आपका न्यूक्लियर का बेसिक क्लियर है, तो वो ठीक है। उसके बाद एक मैडम थे जो एटॉमिक का क्वेश्चन पूछे एटॉमिक में उन्होंने पूछा कि अ, आप बोलो कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या है? हम उसको एक्सप्लेन किए इज़ इक्वल टू ए एल डॉट एस उसको हम एक्सप्लेन किए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको सिलेक्शन रूल पता है? डाइपोल सिलेक्शन रूल, क्वाड्रुपल सिलेक्शन रूल? हम बोले कि हाँ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप डाइपोल सिलेक्शन रूल और क्वाड्रुपल सिलेक्शन रूल को लिखिए। तो हम डाइपोल सिलेक्शन रूल और क्वाड्रपल सिलेक्शन रूल को लिखे। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन कर सकते हो? बिना बिना लिख के आप कुछ अप्रोच बता सकते हो कि कैसे आप ये डिराइव करेंगे हम? ये डेल्टा एल जो प्लस माइनस 1 है और डेल्टा ए जो 0 है, कैसे लिखें? टाइम तो पता नहीं था, हम बोल दिए थे कुछ डाइपोल टर्म लिख के कुछ बोले थे, तो उन्हें वो सैटिस्फैक्टरी नहीं लगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अमित अ, मेरा इंटरव्यू करीब 1 घंटा चला था, 1 घंटा 5 मिनट चला था। उन्होंने बोला कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, आप जाइए। तो इंटरव्यू मेरा खत्म हो गया उस टाइम। ऐसे ही चला था मेरा इंटरव्यू। तो ठीक है, तो इस बार और भी अच्छे से तैयार करना और जो स्टूडेंट आगे का प्रिपरेशन कर रहे हैं एक बार के एग्ज़ाम का और आगे गेट भी है गेट भी अच्छे से देना गेट में भी सिलेक्शन होता है और जो है कि आपका जो मतलब इस एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन हो या जो इंटरव्यू का जो आपका जो एक्सपीरियंस है, तो आप आगे जो स्टूडेंट है उसके लिए कुछ सजेशन देना चाहते हो लास्ट में? सर सजेशन मतलब सर थ्योरी के लिए बीएससी थ्योरी के लिए तो गेट अच्छे से देना चाहिए बिकॉज़ गेट से तो सिलेक्शन होता ही है। और अगर गेट से भी नहीं सिलेक्शन होता है तो बार का एक थ्योरी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। वो जो थ्योरी है उसको ही नेट गेट में जो प्रिपरेशन हम लेते हैं, तो उसका ही थ्योरी हम करेंगे और जो लास्ट में जो 10-15 डेज़ 10-15 डेज़ जब एग्ज़ाम बाकी रहेगा, तो उसमें जो शॉर्ट नोट्स बनाना होगा, वो शॉर्ट नोट्स में सिर्फ़ फ़ॉर्मूला रहेगा। बार का जो एग्ज़ाम है, वो प्योरली फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे आता है। दैट्स व्हाई वो लेवल बहुत लो है, दैट्स व्हाई वो जो फ़ॉर्मूला है, वो फ़ॉर्मूला काम करेंगे और कोई कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में अगर आप कोई टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं है, आपका सिर्फ़ सिर्फ़ अगर वो फ़ॉर्मूला है तो आपका काम चल जाएगा पार्ट में, बीएससी थ्योरी में। तो 10-15 डेज़ पहले आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, उसमें सिर्फ़ फ़ॉर्मूला आपको रिवाइज़ करना चाहिए और बहुत सारा मॉक टेस्ट देना चाहिए। जो मॉक टेस्ट है उसको देना चाहिए बिकॉज़ मॉक टेस्ट में आपका टाइमिंग सेट होगा, आप टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, आपको एक पता चल जाएगा कि कितनी टाइम में आप कितनी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो।
और एक्यूरेसी लेवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। एक्यूरेसी लेवल आपको पता चल जाएगा कि कितनी क्वेश्चन आपको करना पड़ रहा है। वो 50 क्वेश्चन और 55 क्वेश्चन को राइट करने के लिए कितना क्वेश्चन आपको करना पड़ रहा है। तो ये पता चल जाएगा और ये अच्छे से रिवाइज़ करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे तो थ्योरी क्लियर हो जाएगा और इंटरव्यू के लिए तो मॉक सेशन आपका जो मॉक सेशन है वो जो इंटरव्यू मॉक सेशन है वो अगर अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा बिकॉज़ मॉक सेशन इनफ इंटरव्यू के लिए। उसमें से और सिचुएशन हैंडल करना चाहिए उसमें से, जो मेरा गलती हुआ है, वो टू द पॉइंट रहना चाहिए, तो इसमें से इंटरव्यू का सिलेक्शन हो। तो हम नहीं कर पाए लेकिन ये जो अचीवमेंट है कि अ, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि 5 जो प्रोफ़ेसर्स रिनाउंड प्रोफ़ेसर्स इंडिया का, उसके सामने मेरा टैलेंट को शोकेस करना और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और नहीं हुआ, कुछ गलती थे जो हम पर्सनली मुझे फ़ील हुआ कि क्या गलती थे, तो हम फिर से ट्राई करेंगे और सर आप भी बोलते हो कि जो इस फेल्योर जो है जिसमें अगर नहीं हुआ तो उसमें से लेसन लेके ट्राई करना चाहिए बार-बार। तो सर से हम बहुत देर से जुड़े हुए हैं सर से और बहुत दिन से जुड़े हैं। सर मुझे गाइड करते हैं कि अगर नहीं हुआ तो ठीक है अ, होगा और जो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, तो हम ट्राई करना चाहिए। तो मैं हम इस बार भी ट्राई करेंगे और लेट्स होप फॉर द बेस्ट इस बार के लिए। हाँ, हमारे तरफ से भी ऑल द बेस्ट। तो अभी इतना ही। अ, आगे सेशन में आपका हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा अचीवमेंट करें और उसी टाइम हम लोग सक्सेस एक स्टोरी लेके आएँगे। थैंक यू। Sir, once again, sir, I would like to thank Sotto sir and Physics Galaxy giving me this opportunity. For giving me this opportunity to जो हम सर के साथ जो ये बात कर रहे हैं और जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, ये हम शेयर कर पा रहे हैं और ये इसका अपॉर्चुनिटी हम देने के लिए सर आपको थैंक यू और थैंक यू सर।